So enzyme kinetics is a quantitative study of enzyme catalysis. Is a quantitative study of enzyme catalysis. जिसे हम क्या कहेंगे? enzyme kinetics. क्या कहेंगे इसे हम? enzyme kinetics. ठीक है. Quantitative study of enzyme catalysis is known as enzyme kinetics. ओके. क्वांटिटेटिव स्टडी हम करेंगे, मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, दैट इज अबाउट द एंजाइम काइनेटिक्स. सो एंजाइम काइनेटिक्स में हम और भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि एंजाइम का एफिनिटी टुवर्ड द सबस्ट्रेट, एंजाइम का एफिनिटी टुवर्ड द सबस्ट्रेट. और दूसरी बात होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है. और तीसरी बात भी ये हो सकती है कि ठीक है, कि इनिबिटर का एक्शन, एंजाइम के ऊपर इनिबिटर का क्या एक्शन होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. सो एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब हमने समझा है कि इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या पढ़ेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को. उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें कि ठीक है, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड द सबस्ट्रेट. एंजाइम का एफिनिटी क्या होता है टुवर्ड द सबस्ट्रेट, एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स इट्स सबस्ट्रेट. तीसरी बात ये भी पढ़ ली कि व्हाट इज द रोल ऑफ इनहिबिटर्स, रोल ऑफ इनहिबिटर, रोल ऑफ इनहिबिटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो दिस ऑल पॉइंट्स बिलोंग्स टू द एंजाइम काइनेटिक्स. सो पहली बात तो ये है कि रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि मान लो कि एक रिएक्शन है हमारे पास. रिएक्शन है कि सब रिएक्टेंट ए एंड बी व्हेन कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट पी, ठीक है. रिएक्टेंट एक ए एंड बी जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे एक प्रोडक्ट आ सकता है जिसका नाम है प्रोडक्ट पी के बारे में. तो अब क्या होता है कि ड्यूरिंग जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं इसका, तो हमें ये पता चलता है कि एट द टाइम टी, जब हम टाइम टी को लेते हैं, ठीक है, तो टाइम टी पे क्या होता है कि मतलब टाइम टी जीरो पे एक बात तो हमें दिखाई देती है कि ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट वेरी हाई, ठीक है. रिएक्शन के शुरुआती में आपको जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिखाई देता है तो वो बहुत ही हाई होता है, ये बात तो सही है, ठीक है. और उस टाइम पे जब रिएक्शन एट इनिशियल टाइम पे जीरो पे, तो उस टाइम में प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो बहुत ही लो होता है, मतलब मान लीजिएगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट कुछ बना ही नहीं है, वो तो जीरो है. तो अब ये होगा पहला पॉइंट. उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बढ़ते जाएगा, रिएक्शन के लिए हमारा टाइम बढ़ता जाएगा dt एट सम इंस्टेंटेस, ठीक है, इंस्टेंट पे. मतलब कि हम देखते हैं कि अभी 10 मिनट के बाद, अज्यूम करते हैं कि 10 मिनट के बाद कि कुछ अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ए एंड बी, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, इनका कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली पहले जितना था उतना तो नहीं रहेगा. तो क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अभी डिक्रीज होता जाएगा, रिएक्टेंट ए एंड बी दोनों को कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा. और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा सा बन रहा है, ठीक है. तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन डी टी जीरो पे जीरो था, वो अब क्या होगा, कुछ अमाउंट से बढ़ने लगेगा. ओके. उसके बाद और टाइम अगर चला जाए रिएक्शन को शुरू होके, अब ठीक है 20 मिनट हो गए, मान लीजिएगा कितना मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए. तो अब और क्या आपको दिखाई देगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा आपको, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज होते जाएगा, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उतना ही क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा. यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज होता रहेगा, ये हमें दिखाई देगा. तो इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट डिसअपियर होते जाते हैं, रिएक्टेंट क्या होते जाते हैं, डिसअपियर. और अपीयरेंस किसका किसका होने लगता है, एंड देयर इज अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का अपीयरेंस इंक्रीज होता जाएगा. और सबस्ट्रेट का ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंट थी हमारे पास, रिएक्टेंट उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिसअपियर होते जाएगा. रिएक्टेंट विल बी डिसअपियर, रिएक्टेंट डिसअपियर होते जाएंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो तो अपीयर होते जाएगा, मतलब कुछ तो अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालते हैं, देखिए अब क्या बात है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मैं डिसअपियरेंस को डीसी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, किसका, रिएक्टेंट का, इनका रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक साइन नोटेशन देना पड़ेगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइन नोटेशन इन चीजों के लिए होगा जो चीजें क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कि हमारे पास समझिए कि कुछ मोलर कॉन्सेंट्रेशन था इनका, रिएक्टेंट ए का। इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ए है इसका कुछ मोलर कॉन्सेंट्रेशन था हमारे पास, ठीक है। और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, ठीक है, चेंज इन टाइम, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होते हुए आपको दिखाई देगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे हम जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज क्या है कि डिक्रीज होती जा रही है और दूसरी चीज क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। जो चीज डिक्रीज हो रही है उसके लिए तो क्या आएगा हमारे पास, उसके लिए तो आएगा, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये मानते हैं किसके बारे में, ये ए के बारे में। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर बी के बारे में लिखना हो तो क्या होगा हमारे पास, अगर रिएक्टेंट बी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस हम निकालते तो क्या होगा, वो भी माइनस ही होगा ना, वो भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय, हम क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम। जैसे टाइम हमने बोल दिया था कि टाइम t0 पे रिएक्शन को लिखा था हमने, उसके बाद टाइम 10 मिनट के बाद, उसके बाद हमने लिख दिया था कि टाइम 20 मिनट के बाद। मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, टाइम हमेशा क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। मतलब जैसे ही रिएक्शन शुरू होगी तो रिएक्शन का टाइम t0 से लेके आगे आगे अंटिल दे, ठीक है, कि जितने भी रिएक्टेंट हमारे पास है जब तक वो प्रोडक्ट में 100% कन्वर्ट ना हो पाए तब तक, ठीक है, तब तक क्या होगा कि रिएक्शन चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, टाइम तो कांस्टेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये होगा किसके बारे में, रिएक्टेंट बी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और ये होगा किसका, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ किसका होगा, ये ई रिएक्टेंट होगा। अगर हम, ठीक है, अभी हमारे पास, ठीक है, कि एक बात है कि अब प्रोडक्ट जो हो रहा है तो डिसअपियर नहीं हो रहा है, वो तो अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए क्या साइन नोटेशन आएगा, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास, ठीक है, चेंज इन, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, रेट चेंज इन, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्या होना चाहिए यहाँ पे, चेंज इन टाइम होना चाहिए। चेंज इन टाइम को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, डेल का साइन भी लिख सकते हो या डी भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का अगर रेट देखते हैं हम यहाँ पे, सो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे रेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होएगा, ठीक है, कि माइनस चेंज इन, ठीक है, कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, आपको यही बातें अभी समझनी है, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, इज इक्वल टू, अगेन माइनस में हम लिखेंगे, ठीक है, किसके बारे में, ओवरऑल अभी लिख रहे हैं, अभी सब रिएक्शन के बारे में अगर हम लिखते हैं रेट, ठीक है, रेट के बारे में, तो फॉर्मूला ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो क्या लिखना होगा हमें, ठीक है, सो चेंज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, पहले तो जीरो था रिएक्शन t0 पे, अभी बढ़ रहा है, तो इसको जो बढ़ रहा है उसको माइनस थोड़ी ना देंगे, ठीक है, और ये रिएक्शन विद टाइम, टाइम विद टी के साथ इसको लिख देंगे। सो दिस इज द रेट ऑफ, ठीक है, पूरे ओवरऑल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमने आपको बताया था कि जैसे कि रिएक्टेंट ए प्लस बी विच यूज प्रोडक्ट पी, इस रिएक्शन का, इस पूरे रिएक्शन के लिए, इस पूरे रिएक्शन के लिए हमने रेट इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया, तो रेट इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि थोड़े थोड़े टाइम पे ये डिसअपियर होते जाएगा, जैसे ही टाइम चेंज होगा ए का डिसअपियरेंस होना शुरू होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्शन में कभी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्टेंट कभी कांस्टेंट नहीं रहेंगे, रिएक्टेंट को चेंज होना ही होना होता है। तो रिएक्शन का चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेल्टा का साइन क्या है, ये रिएक्टेंट का चेंज है, और माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि रिएक्टेंट अभी डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन करना है ना, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ओरिजिनल रिएक्टेंट को तो कम होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका साइन नोटेशन क्या दिया है हमने, माइनस। जैसे कि ए जैसे चेंज हो रहा था वैसे कि बी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि बी भी कहाँ पे आएगा, रिएक्टेंट में आएगा, तो बी के लिए भी हम यही बात बताते हैं आपको, ठीक है। तो ठीक है, माइनस चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय, ठीक है, चेंज इन टाइम टी, ठीक है, टाइम के साथ बी का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, और उसी के साथ किसका कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता जाएगा, प्रोडक्ट का, क्योंकि रिएक्शन t0 पे हमारे पास प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, ठीक है, रिएक्शन के इनिशियल टाइम में प्रोडक्ट होता ही नहीं है ना, क्योंकि दो रिएक्टेंट जो अपने ऐड कर दिए,
उनको, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने की कुछ समय लगेगा। वो समय अभी टाइम t0 है, इसका मतलब दो रिएक्टेंट सेपरेट है अभी, ओके। तो वहां पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ बनेगा नहीं, पर अगर कुछ टाइम चला जाता है वहां पे रिएक्शन रिएक्टेंट, ठीक है, कुछ टाइम लेते हैं 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी टाइम हो वहां पे, उस टाइम के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन धीरे 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 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उसी हिसाब से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो पूरा ये रेट इक्वेशन इसी के बारे में आपको बोल देता है, ठीक है। अगर किसमें किसी को अगर इस बात में दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है किसी को डाउट, डाउट है किसको? देखिए रेट इज इक्वल टू जो फाइनल इक्वेशन हमने बताया, इसमें किसी को डाउट है क्या? क्योंकि यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आएगा तो प्लस साइन में आएगा, और बाकी जो दो रिएक्टेंट के बारे में हमने यहाँ पे रेट ऑफ डिसएपरेंस जो बोल दिया है, तो ये किस चीज में होगा, ये माइनस में होगा। बस यही बात हमने बता दी है आपको। हाँ, अगर किसको डाउट है इस बारे में, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नाउ अभी एक फॉर्मूला आएगा कि यहाँ पे जो रेट है, रेट इज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एज वेल एज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हम रेट का कुछ कांस्टेंट लेना चाहते हैं, रेट कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन चला जाएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, के आएगा। सो के इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने बस साइन नोटेशन को, ठीक है, हटाने के लिए लिया है। आप कंफ्यूज, ठीक है, मत हो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे इसको हम प्रोडक्ट में लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, प्रोडक्ट का मतलब यह है कि मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसका मतलब ये हो रहा है, जो रिएक्शन हमने लिख के दिया था आपको, ए प्लस बी, ए प्लस बी विच गिव्स प्रोडक्ट पी, ये रिएक्शन था हमारा ओरिजिनल रिएक्शन। इस रिएक्शन में ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है, इनके ऊपर कौन डिपेंड करेगा, रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। मान लो कि रिएक्शन में आपके पास, ठीक है, बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास मान लो कि 100 मोल है, और ए का कॉन्सेंट्रेशन है सिर्फ 1 मोल। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है। प्रोडक्ट बनने के लिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन समान होना जरूरी है वहां पे, तभी जाके उस इक्वल अमाउंट में क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। अगर आपके पास डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट उतना बनेगा नहीं। ऐसे रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर 1 मोलर ए है और 100 मोल कौन है हमारे पास, बी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर लेते हैं तो रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसका अमाउंट सबसे कम होता है। बट ये रिएक्शन आपको जो बोल दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में हो सकता है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो, बराबर हो जाए, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, बराबर है, तभी जाके हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जितना हमारे पास रिएक्टेंट ए है उतना ही हमारे पास अगर बी है, तो यहाँ पे रेट दोनों के ऊपर इक्वली डिपेंड करता है। तो यहाँ में हमने साइन, और इस रेट का जो भी कांस्टेंट अमाउंट होगा तो उसको रेट कांस्टेंट के नाम से दे दिया जाता है, दैट इज अबाउट द के, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट भी ले सकते हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उसके, ठीक है, ऊपर एफ भी लिख सकते हैं, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट हमें क्या डिनोट करेंगे, एफ एंड जी क्या डिनोट करेंगे, अमाउंट को डिनोट करेंगे, किसके अमाउंट को डिनोट करेंगे, रिएक्टेंट के अमाउंट को डिनोट कर सकते हैं। आप इस रेट इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो रेट इज इक्वल टू के, दैट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसके बाद आएगा हमारे पास क्या, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, ए, उसका एक्सपोनेंट हमने एफ के एफ लिखा है,
और उसके बाद एक्सपोनेंट का मतलब कुछ भी नहीं है, आप ऐसा कंफ्यूज मत हो कि एफ का मतलब क्या है, कि जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया था, एफ किसका कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करेगा, रिएक्टेंट, ए का कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करेगा, और जी किसका कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करेगा, रिएक्टेंट, बी को कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करेगा। तो इसे भी हम मतलब इन्हीं चीजों को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या डिनोट कर रहा है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट कर रहा है। एक्सपोनेंट डिनोट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एक्सपोनेंट इसको मतलब डिनोट कर रहा है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, देखते हैं अभी एक दो बातें हैं कि हमारे पास जब भी हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं ना, तो रिएक्शन के ऑर्डर को समझना ठीक है बहुत जरूरी होता है, रिएक्शन के ऑर्डर को। जैसे कि हम ठीक है कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हायर ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो माइकलिस मेंटन साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ बातें कही, तो उसके उनकी बातों को भी हम ठीक है याद करके और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एक रिएक्शन ठीक है एक ही सब्सट्रेट के ऊपर ऊपर अगर डिपेंड करती है, तो उस रिएक्शन का रेट ठीक है मतलब क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब बात करेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो जिस रिएक्शन में रिएक्शन का पूरा रेट एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर अगर डिपेंड होता है और एक ही टाइप के रिएक्टेंट के अगर ऊपर डिपेंड करता है, तो उस रेट को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या है कि आप समझ लो कि सपोज कोई एक रिएक्टेंट है ए और ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ इस रिएक्शन का रेट, इस रिएक्शन का रेट कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रिएक्शन का रेट एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ठीक है, अगर ऐसे रिएक्शन हम लिखते हैं ए प्लस बी विच गिव्स सी प्लस डी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट और कुछ बाय प्रोडक्ट आते हैं ऐसे, तो ऐसे रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे रिएक्शन होती है ओवरऑल ऑर्डर अगर देखा जाए ऐसे रिएक्शन का, तो आएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट रिएक्टेंट ए के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट बी के ऊपर अगर डिपेंड करता है, ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर फॉर बी। अगर दोनों का मिला के अगर देखा जाए, तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यही बस हम बताना चाहते हैं आपको। अब देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब हमें देखने को मिलता है, और ठीक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कब देखने को मिलता है, या कभी कभी क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, रिएक्टेंट के अमाउंट के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे हम ऐसे रिएक्शन को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक एक बात को हम ठीक है अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे जिस जिस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पर ये बात कब हो सकती है, अभी आप कंफ्यूज हो गए, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रिएक्शन कब डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा एक ही बार हो सकता है जब आपके पास अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होता है, आपके पास जब रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर अवेलेबल होता है, तो ऐसे टाइम पे रिएक्शन का रेट ठीक है अमाउंट ऑफ ठीक है रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, या अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। देखिए अब चलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर मान लो कि हमारे पास ये रिएक्टेंट ए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, मान लो कि 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा, और यहाँ पे हम कुछ एंजाइम या एज ए कैटालिस्ट भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, एंजाइम एज अ कैटालिस्ट को यहाँ पे ऐड करते हैं। अब मान लीजिए अगर कि रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ अमाउंट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आएगा, ठीक है, 0.9 मोल अगर मान लो कि आपके पास कौन आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या देखेगा कि ठीक है आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे कुछ अमाउंट एंजाइम भी दे दिया, और यहाँ पे कुछ अमाउंट क्या दे दिया आपने,
सबस्ट्रेट भी दे दिया है और इन दोनों का कुछ प्रोपोर्शन हो रहा है वहां पे, ठीक है, रिएक्टेंट और एंजाइम के अंदर। मतलब क्या है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट मतलब लेवल पे या कम है। अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम आता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर होती है, ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होती है, हमें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन तो पता चलता है, बट बहुत बार ये होता है कि हमें कि उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में नहीं आता, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, ठीक है, सबस्ट्रेट का, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, ठीक है, कम अगर होता है यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर कम होता है तो रिएक्शन कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा जो कम है, ओके, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यार इसका मतलब ये आ रहा है यहाँ पे कि दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, दिस विल बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। दिस रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, टोटल रिएक्शन का रेट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर एक मिनट, थोड़ा सा चार्जिंग का प्रॉब्लम था, okay. तो फिर से डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या देते हैं। अगर मान लो कि किसी रिएक्शन में, मान लो कि किसी रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपके पास ए का अमाउंट, ठीक है, ठीक है, कि पहले से जो रिएक्शन में था ना उससे कई गुना ज्यादा है, मतलब वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपने यहाँ किसका लिया है, रिएक्टेंट का लिया है, और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि वहां पे बहुत ही कम है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि वहां पे बहुत ही कम है, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अब अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको ये बात याद रखनी है एंजाइम काइनेटिक्स में, ठीक है, या रिएक्शन काइनेटिक्स में, कि कब होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और कब बनता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में अमाउंट कम हो रहा है रिएक्टेंट का, तो ठीक है, रिएक्शन का रेट कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन का रेट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करता है तो वो रिएक्शन होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिपेंड नहीं करता है का मतलब क्या है कि वेरी हाई रिक्वायर्ड अमाउंट से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपके पास रिएक्टेंट अवेलेबल या सब्सट्रेट अवेलेबल है तब जाके जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। डिपेंड नहीं करता इसका मतलब उस रिएक्शन में हमें कि रिएक्टेंट नहीं लेना है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए मतलब उसका रिलेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ होगा। अब बात करेंगे कि रिएक्शन का रेट सेकंड ऑर्डर कब होता है। अगर मान लो कि किसी रिएक्शन में ए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन और बी का कुछ कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन हमें कुछ अमाउंट में हमारे पास है, तो ऐसे टाइम में क्या हो सकता है कि मतलब दोनों भी हाई अमाउंट पे ऐसा नहीं है, दोनों भी लो अमाउंट में भी है, मतलब लो और इक्वल अमाउंट में है, ठीक है, मतलब दोनों को कॉन्सेंट्रेशन वन मोल है अगर ऐसा समझे। मतलब क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के लिए कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर और बी के लिए कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल रिएक्शन कितना होना चाहिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर होता है, ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बात की। सो अब एक बात करते हैं कि मान लो अगर किसी रिएक्शन में, मान लो किसी रिएक्शन में, ठीक है, कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कांस्टेंट है, मान लो कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पे एक कांस्टेंट अमाउंट में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आया और एंजाइम को कॉन्सेंट्रेशन आप क्या कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद एंजाइम ऐड करते जा रहे हैं और पहले जितना कॉन्सेंट्रेशन था एंजाइम का वो कॉन्सेंट्रेशन आप क्या कर रहे हो इंक्रीज कर रहा हो। तो ऐसे टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए या
डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात आपको पूछते तो क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने क्या बोल दिया आपको अभी। ठीक है, मान लो कि अगर किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आपने इनिशियली जितना लिया था उतना ही है, पर उसके बाद आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ा रहे हो, तो क्या होना चाहिए। तो ऐसे समय पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ये बात सही है, ये बात सही है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मतलब क्या है कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो कुछ बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में एंजाइम क्या करेंगे, जितने में सबस्ट्रेट है उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है जल्दी जल्दी, तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ गया है। यही बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात हम, ठीक है, अब ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि हमारे पास अभी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर बाद क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इंक्रीज करते जा रहे हैं। और मान लो कि ऐसे टाइम पे एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, मान लो कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। दो अलग अलग कंडीशन है यहाँ पे, दो अलग अलग कंडीशन, दोनों के भी ग्राफ भी देख लेंगे और कंडीशंस भी देख लेंगे। देखिए पहली कंडीशन फिर से डिस्कस करते हैं। पहले कंडीशन में हमने बता दिया था कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए वो कांस्टेंट है। अगर हमने किसी रिएक्शन में 10 मोल सबस्ट्रेट ले लिया है, ठीक है, और वहां पे कुछ वेरी लो अमाउंट में किसको लिया है, 001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली, ठीक है, सब एंजाइम को ले लिया है। फिर उसके बाद रिएक्शन चालू हो गए और धीरे धीरे हम किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो वहां पे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट में क्या बदलाव आ सकता है, हाँ, पहले से ज्यादा हमें क्या दिखाई देगा, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब हमने सेकंड कंडीशन आपके सामने पेश की है। सेकंड कंडीशन में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। धीरे धीरे हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट हमारे पास एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन जो है उस रिएक्शन में कांस्टेंट है। जितना हमने एंजाइम इनिशियली लिया था उतना ही अभी भी है रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है, तो देखिए ऐसे टाइम में हमें एक ग्राफ दिखाई देता है। वो ग्राफ हम बात करेंगे कि ठीक है, ठीक है, ऐसे टाइम में जो एक ग्राफ हमें दिखाई देगा उस ग्राफ को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। क्या बोलते हैं, ऐसे टाइम में जो ग्राफ आएगा हमारे पास, तो ऐसे ग्राफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, एंजाइम अपना एक्टिविटी भी बढ़ाता है। इनिशियली अपना एक्टिविटी भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे और क्या हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन और भी बढ़ने लगा। पर अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट के आगे आप चले जाते हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट के अगर आप आगे चले जाते हो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में, तो वहां पे क्या होने लगता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जितना इंक्रीज होना चाहिए था उनका तो उतना तो इंक्रीज नहीं होगा। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे अब देखो, अब इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लग रहा है, कांस्टेंट होने लग रहा है। वो तो डिक्रीज नहीं होगा, पर एक पर्टिकुलर, ठीक है, आप कांस्टेंट से वहां पे सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है, तो ये मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा। अभी इसी को एक एग्जांपल के दौरान ले चलते। मान लो कि यहाँ पे हम, ठीक है, हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक जगह पे हम ले लेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे हम लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को ले लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे हम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ले लेंगे। अब देखते हैं कि बात क्या है। ठीक है, आपको समझना बहुत जरूरी है इस बात को। देखिए कि रिएक्शन के इनिशियल में हमारे पास मान लीजिएगा कि कुछ 1 मोल सबस्ट्रेट था, 1 मोल सबस्ट्रेट था, और कुछ अमाउंट का एंजाइम भी था। एंजाइम का अमाउंट हम कांस्टेंट ले लेंगे, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे। मान लीजिए कि ब्लू कलर का जो लाइन है ये एंजाइम, रेड को लेंगे, इस लाइन को हम खींच नहीं सकते क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है यहाँ पे रेड का ले लिया। ठीक है, मान लीजिए अगर इस रिएक्शन में हमारे पास एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो फिक्स था, ठीक है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिक्स है, और वो कॉन्सेंट्रेशन हम ले लेंगे 0.1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे हमें किसको चेंज करना पड़ेगा,
सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे हम ले लेंगे 10 मोल, उसके बाद हम आएंगे 20 मोल पे, उसके बाद आएंगे हम 40 मोल पे, उसके आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, 60 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट या सब्सट्रेट का ले लेंगे। तो आपको एक बात दिखाई देगी यहाँ पे, जब 1 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास इतना है, ठीक है। जब आपके पास सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के कितना आएगा, ठीक है, बढ़ के कितना आ रहा है, 10 मोल आएगा। जब 10 मोल वहां पे सब्सट्रेट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ने लग रहा है। जब आप कॉन्सेंट्रेशन 10 से लेके 20 तक जाओगे तभी भी क्या आपको दिखाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज आपको दिखाई देगा। पर जब आप, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को 40 तक लेके जाओगे तभी आपको थोड़ा सा इंक्लिनेशन दिखाई देगा रेट ऑफ रिएक्शन में। और उसके बाद जब आप कॉन्सेंट्रेशन 60 लेके जाते हो तो उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। जितना 40 पे था उतना ही कहाँ पे आ रहा है, 60 मोल पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या एंजाइम अभी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है? इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। इस पॉइंट के ऊपर, हाँ, सब्सट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, पर रेट कांस्टेंट हो गया है। पहले जब धीरे 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 जैसे जैसे इंक्रीज होता ना, अब इंक्रीज नहीं हो रहा है वहां पे। वो क्या हो रहा है कि कांस्टेंट रेट से चलता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ठीक है, सैचुरेशन इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं हम, सैचुरेशन इफेक्ट। एंजाइम के बारे में ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, सैचुरेशन इफेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। सो हमने दो बातें बोल दी थी आपको। दो बातें क्या हो रहा है कि पहले कंडीशन हमने ये रखी थी कि सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और एंजाइम बढ़ते जा रहा है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना। देखिए, ऐसे रिएक्शन का अगर ग्राफ हम ले लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में ग्राफ क्या आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है। जैसे जैसे हम एंजाइम को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और, ठीक है, सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या होगा कि ग्राफ सीधा चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद रिएक्शन एंड होगी, एंड हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितना भी रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा क्या होगा, 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये दो कंडीशन के लिए दो अलग अलग से ग्राफ हमें दिखाई देंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन विल डिनोट द सैचुरेशन इफेक्ट एंड फर्स्ट कंडीशन विल नॉट डिनोट द सैचुरेशन इफेक्ट, क्योंकि वहां पे आप एंजाइम को बढ़ाते ही जा रहे हो। तो सैचुरेशन इफेक्ट के अंदर हो क्या रहा, मतलब होता क्या है एक्चुअली, कि मान लीजिएगा कि हमारे पास जितना भी, ठीक है, एंजाइम था, उसके पूरे के पूरे अगर एक्टिव साइट क्या हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, तो मतलब बाइंडिंग हो जाते हैं पूरे के पूरे साइट पे। मान लीजिए जैसे कि किसी एंजाइम के ऊपर एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं, एक्टिव साइट है वहाँ पे, मतलब कि 1 2 3 ऐसे एक्टिव साइट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या होता है कि एंजाइम के सब्सट्रेट के एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है कि एंजाइम के पूरे साइट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। मतलब हर एक साइड पे क्या आके बाइंड करता है सब्सट्रेट, और वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। तो ये होता है मैक्सिमम रेट, मतलब ये चलता है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ एंजाइम क्या करता है अपना, सॉरी सॉरी, काम कर रहा है यहाँ पे कौन, एंजाइम अपना मैक्सिमम वेलोसिटी से काम कर रहे हैं। ये बात आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। एक बार बोलिए मुझे कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, जो हम अभी बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर। ओके, नाउ अब चलते हैं कि कोई अगले रिएक्शन के ऊपर। मान लीजिए कि हमारे पास की एक रिएक्शन है ए प्लस बी, कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी, और ठीक है, क्या करेंगे कि, ओके, इसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लेना होगा। ए प्लस बी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे ए प्लस बी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर बाद में आएगा क्या, हमारे पास प्रोडक्ट एंड, ठीक है, नहीं, यहाँ पे इस रिएक्शन को हटा ही देते हैं, ओके। हाँ, सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर से लेते हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास कुछ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका है, एंजाइम का है, और कुछ अमाउंट हमारे पास किसका है, सबस्ट्रेट का है, कुछ अमाउंट किसका है, सबस्ट्रेट का है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिएक्शन शुरू होती है तो रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए तो पहले तो क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ओके। मतलब क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है, कि एंजाइम अलग हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व होता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा।
ये रिएक्शन आपको समझनी है, अच्छी तरह से समझनी है, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में जो चीजें आ रही है ना उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ हमारे पास एंजाइम है और कोई हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ अगर मिलाते हैं तो वहां पर रिएक्शन होना शुरू होती है। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड होने लगेगा, और जब जैसे वो बाइंड होता है तो बाइंडिंग एनर्जी वहां पे रिलीज होती है, और उस एनर्जी का, ठीक है, फायदा लेके एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये सबस्ट्रेट का मतलब पहले तो क्या होना चाहिए कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे को बाइंड होना चाहिए। तो उनके जो बाइंडिंग का जो रेट होता है उस रेट को हम किससे डिनोट करते हैं, K1 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, K1 से। K1 क्या डिनोट करेगा, K1 डिनोट कर रहा है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन डिनोट कर रहा है। K1 एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है। मतलब किस हिसाब से वहां पे एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या रेट है उनके अंदर कॉम्प्लेक्स बनने का। ओके, मे बी ये रेट कम भी हो सकता है, मे बी ये ज्यादा ही हो सकता है। मान लो कि K1 का वैल्यू जो है ना, तो ये कम कम हो सकता है, मतलब ये लो कम हो सकता है। अगर एंजाइम का एफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ अगर उतना ज्यादा नहीं है तो वहां पे क्या होगा, K1 का जो वैल्यू होगा तो वो कम ही आएगा। K1 का वैल्यू कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स जो बन रहे हैं ना उसका रेट बहुत कम है। मतलब बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, बहुत टाइम जाने के बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि रेट तो स्लो ही होगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो वॉट एवर अगर रेट हाई है या लो है, इसको डिनोट करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट दे दिया। उसके बाद अगर एंजाइम सबस्ट्रेट बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का क्या रेट हो सकता है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा एक कांस्टेंट है, दैट विल बी नोन एज K2 कांस्टेंट। क्या कहेंगे हम इसे, K2 कांस्टेंट, ठीक है। K2 कांस्टेंट क्या डिनोट करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट डिनोट करेगा। किसका रेट डिनोट करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट डिनोट करेगा, एज वेल एज, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम कितना फ्री हो रहा है, इसका भी रेट डिनोट कर रहा है, कौन, K2, ठीक है। थोड़े देर के बाद